नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के नौजवान नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार पैदा करने वाले बने। उन्होंने कहा कि यदि एक स्टार्टअप सिर्फ 5 लोगों को भी रोजगार दे सके तो भी ये देश की बड़ी सेवा होगी। उन्होंने कहा कि युवा इनोवेटर्स को फसल हानि और साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टअप को पहले 3 साल तक आयकर से छूट दी जाएगी। दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया लाइसेंस राज को ख़त्म करने की ओर आखिरी कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगले महीने बजट में एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान करेगी जिससे देश में स्टार्टअप कायम करने को बढ़ावा मिलेगा। देश में स्टार्टअप की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष में देश में 500 नए कारोबार शुरू किए गए थे, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1200 तक पहुंच चुका है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसपी शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। हरवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, आम लोगों की ज़बान में अगर ये बात कही जाए कि स्टार्टअप जो ये प्रधानमंत्री ने योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी बात उन्होंने लाल किले से पिछले साल 15 अगस्त को की थी, आखिर इसका मतलब क्या है? किस तरह से लोगों को रोज़गार हासिल हो सकेगा? असल में देखिए कि पिछले कुछ बरसों में कुछ ऐसा चेंज आया इकोनॉमिक फ्रंट पर। कुछ लोगों ने नए आइडियाज़ लेकर के आए और जो इस्टेब्लिश सिस्टम था, जो पहले से मौजूद कारोबार की व्यवस्था थी, उसमें एक बड़ा एकदम उसको कहें कि डिसरप्शन जिसे कहें, एक तोड़फोड़ मचाने जैसा जो है, ऐसा काम किया। उनके पास आइडिया नया था, बिजनेस का आइडिया था, टेक्नोलॉजी उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने नया काम शुरू किया और ये दुनिया भर में हुआ। सिलिकॉन वैली इसका सबसे बड़ा सेंटर है। हमारे देश में हुआ, चाइना में हुआ। ये ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने कहीं नौकरियां में नहीं कर रहे थे, अपनी एक कंपनी खड़ी की, कंपनी छोटा काम शुरू किया। 2 लोगों ने किया, किसी ने 1 ने किया या 4 लोगों ने किया और उस नए आइडिया को लेकर के उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया बिजनेस की दुनिया में कि वो रातों रात मतलब बड़ी तेज़ी से वो बढ़े। आज आप देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो कार प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसके पास कोई अपनी कार नहीं है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आपको होटल के रूम रेंट पे कराती है कंपनी एयरबीएनबी, उसके पास अपना कोई होटल नहीं है। तो ये एक इस तरीके के जो एस्टैब्लिश लोग थे कि पहले हम ये बनाएंगे फिर हम ये करेंगे, वो नहीं उन्होंने किया। या इवन हमारे देश में जिस तरीके से आप ई कॉमर्स में कंपनियाँ आई हैं, फ्लिपकार्ट थी, स्नैपडील थी, कार रेंटल में ओला आई, या फिर ओयो रूम्स करके एक इस तरीके का एक छोटे लड़के ने जो कि अभी 22-23 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसने एक ऐसा एक बिजनेस मॉडल वो लेकर के आया कि पहले से जो स्थापित लोग थे उनको तोड़ते हुए ये लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उससे ये नतीजा निकला, जो बच्चे एजुकेशन में से आगे आकर के निकल रहे हैं, इंजीनियर्स हैं या एमबीए करके आ रहे हैं या नहीं भी हैं, और उनको लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर इसके ऊपर अमल होता है और वो उसके अंदर एक भरोसा है, तो ये एक बड़े बिजनेस का स्वरूप ले सकता है। तो ये चीज़ें हुई और उसी से ये एक माहौल उस तरीके का बना और ये शब्द जो स्टार्टअप निकल के आया कि स्टार्ट, एक नई शुरुआत, नया आइडिया, नया बिजनेस, तो वहाँ से ये बात निकल के आई। एसपी शर्मा साहब, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस नीति को किस रूप में देखता है और क्या वाकई इससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे जैसा प्रधानमंत्री ने कहा? देखिए, हम इससे ये समझते हैं कि जो कई बार बहुत बड़ा आइडिया होता है व्यक्ति के पास, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर मायने कि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं है, उसके पास कुछ जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें उसको दिक्कत आ रही है। तो ये एक ऐसा कदम है जिससे कि हर एक व्यक्ति को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। मान लो वो कुछ ऐसा सोच रखता है कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसके देश में बिजनेस में आगे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैदान में उतरे और अपनी जो उसकी काबिलियत है उसको लोगों को दिखाए और भारत देश को आगे लेके जाए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरीके से शहरों में इसका काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर जो नीतियाँ आने वाली हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है, तो इसका जो अवेयरनेस है, जो ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए
क्योंकि एक गांव में भी एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास कुछ आइडिया हो, वो भी अपना आइडिया आगे भारत के योगदान में दे सकता है। तो अवेयरनेस के ऊपर ध्यान रखना होगा कि कितना ज़्यादा ये सिस्टम जो है, जो हम नई एक नीति लेके आ रहे हैं, वो कहाँ तक गांव तक कहाँ कैसे सेपरेट होती है। जो एक नौजवान शहर में रहता है और जो एक नौजवान रूरल एरिया में है, दोनों के उसका इक्वल बेनिफिट कैसे मिल पाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो बेरोजगारी है, जो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है, वो ज़्यादातर सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जो पढ़ लिख के, जिनको बाद में ये पता नहीं चलता कि नौकरी की तलाश कहाँ पे करें और कौन सा बिजनेस शुरू करें, किस तरीके का आगे सोच अपनाया जाए। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद ज़फ़र इस्लाम भी हैं। ज़फ़र इस्लाम साहब, ये बताइए, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा था कि हम ये काम 70 साल से करते आ रहे हैं, तो एक तरह से उन्होंने जो पहले की सरकारें रही हैं उनके भी कामकाज की तारीफ़ की, और अरुण जेटली साहब ने भी 1991 से अब तक जो सिलसिला चल रहा है उसका जिक्र किया। तो क्या आप मानते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है सिलसिला, उसी को आगे बढ़ाया गया है, या इसके अलावा भी इसमें कुछ और देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री की एक सोच है, एक विजन है, और वो उस विजन के हिसाब से अपने आप को गाइड करते हैं। और विजन क्या है उनका, बहुत संजीदगी से अगर हम उसका जिक्र करें तो एक विजन फॉर न्यू इंडिया। हमारा न्यू इंडिया कैसा होना चाहिए, और उसमें किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे न्यू इंडिया में जो समस्याएं हैं, चाहे वो जॉब क्रिएशन की समस्याएं हो, चाहे न्यू इनिशिएटिव की समस्या, जिससे कई अजूबे चीज जो है आसान, जो डिफिकल्ट चीज आसान लगने लगती है, तो ऐसी सोच उनकी है। और उसका नतीजा है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव, उन्होंने पिछली सरकारों की सराहना की, और और जो जेटली जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन का जिक्र किया, बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि अगर चेंजेस लाया जाए तो उसमें समाज में अच्छे असर दिखते हैं। और ये आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव जो थिंकिंग है हमारे प्रधानमंत्री की, कि अच्छी सोच है, उससे लोगों को, जो उन्होंने जो इनकरेज किया है यंग माइंड्स को, कि जो आगे बढ़ना, स्टार्टअप जो इनिशिएटिव होता है, उनको, उसको सबसे ज्यादा इनकरेजमेंट की जरूरत होती है। 3-4 चीज के, जी, अगर हमारे पास दिमाग है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है एट माय डिस्पोजल, तो हम शायद नहीं कर पाए। ठीक। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज इकट्ठा करें और इनकरेज करें और उनको प्लेटफॉर्म दें कि अपनी सोच को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की दिशा में अगर उनके फैसिलिटेट करें, तो शायद हमारे न्यू इंडिया में कई नई चीजें उभर के आएंगी। और इसी की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जी, और उसी का एक नतीजा है कि उन्होंने लाल किले जी, से जी, announcement ज़फ़र किया साहब था। रहें, आप, और मैं आगे आता हूँ आपके मुझे पास, मैं पूरी दोबारा उम्मीद आता हूँ, मैं आपके पास, कि आप रहें हमारे साथ। इनिशिएटिव। हमारे पास इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब भी हैं। आलोक जी, आपके नेता राहुल गांधी साहब ने इस कार्यक्रम के बारे में कहा कि साहब, इसके लिए असहिष्णुता का माहौल जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक स्टार्टअप नहीं शुरू हो सकता। आखिर इस राजनीति की इस वक्त क्या ज़रूरत थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने, वो कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, और उन्होंने इसको राजनीतिक एंगल से नहीं कहा है। हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी इस वक्तव्य को दिया है कि सहिष्णुता रहेगी तभी आर्थिक विकास रहेगा। आरबीआई जो एक स्वायत्त संस्था है, उसके गवर्नर साहब ने भी ये वक्तव्य दिया कि कहीं ना कहीं असहिष्णुता और जो माहौल बिगड़ता है, उससे आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने एक सकारात्मक टिप्पणी की है, नकारात्मक नहीं की है। अब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि जो मुख्य तौर पर स्टार्टअप की बात की जा रही है, वो एक तरह से, पूरी तरह से शब्दों की बाजीगरी के साथ मार्केटिंग और पैकेजिंग का एक नया नमूना है। स्किल इंडिया कार्यक्रम होता है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम होता है, लेकिन मेक इन इंडिया में स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होते हैं विज्ञान भवन में। उसी तरह का मात्र एक ही कदम उठाया गया है। आपने जफर साहब से पूछा कि नया क्या है इसमें, वो नहीं बता पाए नया क्या है, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि साहब 10,000 करोड़ का हमने एक फंड बनाया है, प्रधानमंत्री स्व ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्व रोजगार योजना, इंडस्ट्रियल जो ITIs थी, उनसे बाद लाइसेंस मिलने के बाद जो 1 लाख तक का फंड मिलता था, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं पहले भी रही हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, आदर्श ग्राम योजना हो, और अब स्टार्टअप की बात आई है, तमाम उन मंत्रालयों के आपने बजट घटा दिए बाद में। नहीं, उसके बाद लेकिन कैसे काम आपको इस चलेगा? योजना से आपत्ति क्या है, नहीं, एतराज आपत्ति, क्या है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये योजना
10 वर्षों से चल रही है। हाँ। आप पिछले, मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था 2009 के बाद के उन्होंने आंकड़े भी दिखाए देखिए, कि 500 मैं कंपनी एक रही, मिनट 600 आपको, कंपनी रही स्टार्टअप्स आलोक जी में। को तो योजना पहले से चल रही है। करूंगा। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि आप लोग केवल भाषण क्यों देते हैं। ठीक है। आपने कहा साहब इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर देंगे। जी। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बताएं कौन सा इंस्पेक्टर राज पिछले 2 साल में खत्म हुआ है। क्या इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर हट गए, क्या सेल्स टैक्स के हट गए, क्या एंटरटेनमेंट टैक्स के हट गए, किसी भी टैक्स के, एसएससी का एग्जाम हट गया जिससे चलिए इंस्पेक्टरों ठीक की है, भर्ती होती है। एक मिनट तो मैं उनसे जान समझता हूं लेते हैं पूरी तरह कि से जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में। आलोक जी ने जो सवाल उठाए जरा जवाब देना चाहेंगे? जी, 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 बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आलोक जी की जो अभी कांग्रेस की जो राजनीति है, वो बहुत नेगेटिव है। वो किसी अच्छे काम को भी जो जो रूलिंग पार्टी करती है, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोज़िशन की तरह उसको एप्रिशिएट नहीं करते। तो इनसे जो ये रिएक्शन आ रहा था या इनका जो कमेंट था, वो बिल्कुल पार्टी लाइन पे है कि भाई हर चीज़ नेगेटिव ही बोलना है, तो इनके बारे में रिएक्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे जो आप जिस 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 टॉपिक पे डिबेट रखा, आई थिंक वी शुड जस्ट कंसंट्रेट टू दैट टॉपिक ओनली। वरना मैं आपके इस प्रोग्राम में हम और आलोक जी ही से बात करते रह जाएंगे, बाकी 2 मेहमान जो है बात ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये इनिशिएटिव इसलिए अच्छा है और इसकी जो प्रशंसा लोग कर रहे हैं, हमारे को कांग्रेस पार्टी से प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं और ना चाहिए कोई भी इनिशिएटिव। लेकिन जैसे अगर आप छोटी सी बात देखें, जब भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए तो सबसे ज्यादा इन्होंने, लेकिन आप देखिए आज माहौल जिस तरह का पाकिस्तान का रिएक्शन जिस तरह आप हमारे पक्ष से राजनीति है, की बात वो कितना मने कर रहे हैं पॉजिटिव और फिर उनका आप उसी रिस्पॉन्स पे है। लौट करके वो आ रहे हैं। आप इस मुद्दे पे नहीं, बोलिए ना। नहीं, जी जी। नहीं, नहीं, तो हम नहीं, नहीं, इसी के लिए बोल रहे हैं। तो उसका एक नमूना है कि जब यहाँ अगर आज हम सपोर्ट करेंगे वैसे माइंड को, और जिस तरह से देखिए हमने 1500 की सीट थी, 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे जो दिमाग रखते हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सपोर्ट चाहिए, उन लोगों ने अप्लाई कर दुनिया के अलग अलग कोनों से। तो ऐसे लोग हैं जो इस जोश में है कि उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और वो नए चीज और नए इनिशिएटिव करे आगे आने वाले दिनों में। आज ठीक है। इनिशिएटिव इसका लिया, आज मूवमेंट चलाया है। ठीक है। मूवमेंट का रिजल्ट आपको देखेगा और उसमें हम और आप सभी लोग उसमें, आलोक जी भी एक भारतीय ठीक होने ठीक के है, नाते मैं आता हूं उनको भी आपके फायदा पास में। होगा। जफर इस्लाम साहब आपकी बात सुन ली मैंने। अब हमारे साथ रवि शास्त्री साहब भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं आप जेएनयू से। रवि शास्त्री साहब, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ये जो स्टार्टअप योजना जिसका बड़ा ज़ोर शोर के साथ ऐलान किया गया है, क्या ये वाकई रोज़गार पैदा करने वाली एक स्कीम हो सकेगी? रवि श्रीवास्तव, आजकल रवि शास्त्री जी ऑस्ट्रेलिया में छाए जी हुए माफ़ कीजिएगा, क्रिकेटर। रवि श्रीवास्तव साहब। जी जी देखिए, ये स्टार्टअप की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने और इसके कई बिंदु इलेबोरेट किए गए हैं, इसके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं, उनको मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है। और जैसा कि कल कई लोगों ने कहा और कई आज एडिटोरियल्स ने इस बात को कही कि एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि संपूर्ण जो इकोसिस्टम है, जिसके इर्द गिर्द इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन स्टार्टअप के माध्यम से शुरू हो सकता है और जिसमें विस्तार हो सकता है, उसके हर बिंदु पर इसमें ध्यान दिया गया है। कैंपसेस से लेकर विद्यार्थियों में किस तरह से प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन और स्टार्टअप्स के प्रति रुझान पैदा हो, इंक्यूबेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर, और फिर स्टार्टअप्स खुद उनको किस तरह से फंड ऑफ फंड्स की बात इसमें की गई है। तो एक पूरी लाइफ साइकिल जो स्टार्टअप्स की है, उसके बारे में ध्यान दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम होने लायक कदम है। जी मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी इस तरह के प्रोग्राम को हम एक हिस्टोरिकल और आर्थिक संदर्भ से ले जाकर दूसरे में पूरी तरह से ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आज ये सही है कि अमेरिका में स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका है नई नौकरियों के, नए जॉब्स के विस्तार में। जी लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना से बहुत भिन्न है। जी हमारे यहाँ आज भी जो 99% इकाइयाँ हैं, वो चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे विनिर्माण का क्षेत्र हो, वे अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर है जी वो 70 मुश्किल से 25-26% रोजगार का सृजन आज करता है। तो अगर जो बड़ा कदम आज उठाने की ज़रूरत है वो ये कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो छोटी इकाइयाँ हैं,
जो अनुत्पादक है, जिनकी उत्पादकता कम है, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, उनमें रोजगार का कैसे सृजन हो, और उनमें जो बढ़ने के लिए में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कैसे दूर की जाए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंड पर, स्टार्टअप्स के एंड पर ये एक अच्छा कदम है। इसमें हर चीज़ की मैं सराहना नहीं कर सकता हूँ। जी रवि जी, मैं आऊँगा आपके पास जी, में। हरवीर जी, अभी जो रवि साहब कह रहे हैं और उसके पहले जो हमारी ये चर्चा हुई है, उससे बात ये निकल के आ रही है कि इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, पैदा होंगे, और ये एक अच्छी योजना हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, योजना तो देखिए अच्छी हो सकती है, और अगर आप देखें पिछले 2-4 साल में जिस तरीके से जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर दिए, ये फैक्ट है। लेकिन ये भी उसमें सच है कि उसमें भी बहुत सारा रोज़गार ऐसा है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो उन कंपनियों के फॉर्मल एम्प्लॉयज़ नहीं है। और मैं रवि श्रीवास्तव जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो अमेरिका का इकोसिस्टम है, उनकी जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, या वहाँ जिस तरीके से स्टार्टअप काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ में काफ़ी अंतर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि रातों रात ये लोग इतने रोज़गार के अवसर पैदा कर देंगे। जो अनाउंसमेंट हुए हैं, कैटेगरिकली बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, वो कब तक उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। जैसे एक बड़ा इशू होता है, कोई आप नई कंपनी शुरू करते हैं, उसको जब आप बंद करते हैं तो बड़ी दिक्कत आपको आती है। उसके लिए जो आपका जो कानून इंसॉल्वेंसी का जो पेंडिंग है, जब तक वो हाउस से पास नहीं हो जाएगा, तो स्टार्टअप के लिए जो प्रावधान कहा गया कि इसको आसान करेंगे, उसके कोई मायने नहीं है। दूसरे फंड्स ऑफ फंड की बहुत बात हो रही है। जी देखिए, फंड 10,000 करोड़ का नहीं है, पहले तो मैं स्पष्ट करूं। ये 2500 करोड़ का फंड बनेगा, और हर साल उसमें 2500 जुड़ते जाएंगे, 4 साल में 10,000 करोड़ का होगा। दूसरे, इस फंड से किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा। ये फंड जो है, जो फंड्स ऑफ फंड बताया गया है इसको, जो दूसरे वेंचर कैपिटल फंड है, उनके लिए एक पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, वो इसमें से पैसा ले सकेंगे, और आगे जाकर के तब जाकर उसको वो पैसा मिलेगा। फिर उसमें हालांकि कहा गया है कि साहब बहुत आसान है, ऐप लॉन्च होगा और ऐप से आप रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो MCA21 वो जो साइट है उनकी, वो जब तक ठीक से काम नहीं करेगी तो ऐप का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी सेटअप करने के लिए हम कुछ भी कहें भाषण में, आपको कंपनीज एक्ट जो हमारा अमेंडमेंट वाला 2013 का है, उसके जो प्रावधान है उसमें जाके कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। आपको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी चाहिए होता है। तो प्रावधान बहुत हैं। लेकिन हाँ, ये एक मैं कहूँगा जो तमाम सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि एक तो स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके एक प्लेटफॉर्म देने की जो मुहिम शुरू हुई है, जो कोशिश शुरू हुई है, वो वाकई एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि अभी तक ये लोग अबंडेंट थे, अपने आप को वो बिल्कुल एकदम ऑर्फन टाइप समझ रहे थे। अब उनका मानना है कि साहब एक ऐसी व्यवस्था बन रही है और जिसमें हाईएस्ट लेवल सरकार में और ब्यूरोक्रेसी सब लोग इस बात को मानने के, इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। SP शर्मा साहब, वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से बात कही गई है कि ये साहब कोटा परमिट राज को ख़त्म करने की दिशा में आखिरी कदम होगा। तो अब क्या मान लिया जाए कि जो सिस्टम देश में रहा था पिछले 50-60 सालों में, वो उसमें वो अब बिल्कुल बदल जाएगा और अब किसी को इस कोटा परमिट राज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती थी? देखिए, एक मुहिम के तौर पे तो ये ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसमें बहुत जल्द कोई असर आएगा। क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ पीछे के 2 साल में अनाउंस हुए हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्टिव आउटकम्स हैं वो अभी बाकी हैं। देखिए, MSME सेक्टर है। MSME सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारी उद्घोषणाएं की हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ दिए हैं, बहुत सारे इंसेंटिवाइज किया है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में जो असर है, जो आउटकम है, वो अभी सामने कोई ज़्यादा विजिबल नहीं है। वो सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसके लिए फंड्स नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से उसको कोई ज़्यादा उस मात्रा में उतना फैसिलिटेशन नहीं मिलता है, कोलैटरल्स की डिमांड की जाती है। तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, तो उनके डिपेंड करेगा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब जैसे अनाउंस किया गया है कि जैसे MSME सेक्टर से 20% जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ये एक अनाउंसमेंट है, और स्टार्टअप्स को उसके तुल्य गिना जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब वो टेंडर प्रोसेस में आएंगे, क्या उनको एक्सपीरियंस से भी वंचित किया जाएगा? मान लो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए सरकार की क्या नीति है? एक स्टार्टअप के पास दूसरे जो कॉम्पिटिटर आएंगे, क्या, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब भी कोई टेंडर प्रोसेस होता है तो
ये मांगा जाता है कि उसका, उस व्यक्ति का, उस कंपनी का पीछे का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो मेरे पास इसमें- वक्त की थोड़ी कमी है, जी। माजरत के साथ। आलोक शर्मा साहब, बहुत संक्षेप में कि आपको इस स्कीम से जब कोई एतराज़ नहीं है तो फिर स्वागत करने में इसका दिक्कत क्यों हो रही है और क्यों आपको आशंकाएं हैं? देखिए, हमने आधिकारिक तौर पर जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जहां पर हमारे राज्य हैं और राज्य सरकारों से जो भी मदद चाहिए हम उसको देंगे। जी। स्टार्टअप जो है वो आज से नहीं है, 10 साल से चल रहा है। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनको रिकॉग्नाइज किया था और वहीं से काउंटिंग भी शुरू की थी। जी। तो मैं हरवीर भाई की बात से थोड़ा सा वहाँ पर असहमत हूँ। एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की कि जो 10,000 करोड़ का फंड है वो 4 वर्षों में है, मैं उस पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, एक बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनकम टैक्स में 3 वर्षों तक छूट रहेगी। ऐसा नहीं है। मुनाफे पर, जी। इसमें ऐसा नहीं है। मुनाफे पर जो लोग अपनी लैंड बेचकर और ये काम स्टार्टअप शुरू करेंगे, वहां पर एक ये घुंडी डली हुई है। लैंड बेचकर दूसरा रियल एस्टेट अगर खरीदा जाता है तो आज भी वहां पर इनकम टैक्स लॉ में कहीं ना कहीं छूट है। मैं 2-3 चीजें जो नहीं आपके आलोक जी, प्रश्न का इसको मैं दूसरा इसको हिस्सा- इस पॉइंट को मैं स्पष्ट कर दूं। 2 प्रोविजन अलग अलग है। अलग-अलग। एक ये है कि अगर आप कोई अपना एसेट बेच करके दोबारा Exactly. स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स में पूरी छूट होगी। बस वो और अभी भी- दूसरा जो इनकम टैक्स वाला 3 साल का है वो अलग से प्रावधान है। सर, मैं कह रहा हूं कि अभी भी अगर रियल एस्टेट का एक आप एस्टेट बेचते हैं, दूसरा खरीदते हैं, तो 2 साल के अंदर अगर आप खरीदते हैं तो वहां पर भी है भी। खैर, तीसरी एक जो चीज़ बहुत अच्छी आपने पूछी सर, कि आपको ऐतराज क्या है, आपका प्रश्न चिन्ह क्या है। हमारा प्रश्न चिन्ह ये है कि 2 साल से हम तमाम योजनाएं सुन रहे हैं, उसके बावजूद जो है जॉब इंडेक्स हमारा नेगेटिव है। आज भी एक्सपोर्ट पिछले 15 वर्षों में नेगेटिव है। रुपी वर्सेस डॉलर की हालत बिल्कुल आईसीयू जैसी है। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो पिछले 4 साल में लोएस्ट चला गया है। इन्फ्लेशन पिछले 15 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लोएस्ट है। मैं समझता हूं जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने इंडिकेटर्स हैं वो सभी के सभी आज अर्थव्यवस्था को बिगड़ता हुआ दिखा रहे हैं। और वो हाल जब है जब $30 से कम बैरल जो है इंटरनेशनल प्राइस में चला गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्टेप हैं, इसलिए हम उनको केवल आगाह कर देना चाहते हैं कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। रूरल एरियाज में ग्रोथ रेट जो इसका जॉब का था, रूरल इंडिया में जॉब्स नहीं आलोक जी, है। हम 200 विषयांतर हो रहा है, रुपए किलो थोड़ा सा दाल विषयांतर बिक हो रहा रही है। है। जी। इस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास आपको आंकड़े हैं, अगर आप macroeconomic कहेंगे तो मैं आंकड़े indicators दे के बारे सकता में हूं, शायद उतना आप समय बताइए। पर हम नहीं लोग शायद करेंगे। फिर उधर फिर आंकड़े राजनीतिक पे तो याद आरोप है, प्रत्यारोप में आप चल क्या- रहे आप आलिया हैं। जिस- सैयद आप जफर इस्लाम discuss साहब, मुझे करना आप एक चाहते दूसरी हैं, बात, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ बात स्पष्ट रूप से। करूंगा सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वित्त कहना मंत्री, चाहता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात कर, जो उन्होंने कहा वो उसमें सच्चाई नहीं है। नहीं, ये पहले देखिए, मैं वादे एक्सपोर्ट, करना चाहता हूं रुपया कि इसमें कोई भी और सच्चाई नहीं जॉब है। जॉब क्रिएशन और जॉब इन्फ्लेशन, क्रिएशन, ये चारों इन्फ्लेशन- इंडिकेटर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसको आप नहीं नकार सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। भाई, सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, आप कैसे डिफेंड करेंगे उनको? नहीं, आप इंटरनेशनल आंकड़े बोल रहे हैं। अरे, डॉलर अरे, दिलवाई ना आप- 50 मेरे रुपए पास में बिल्कुल कहाँ है? वक्त की कमी है, माफी के साथ आंकड़े में मुझे आप सरकार के किस आंकड़े के बारे में बात करें? जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें, आप इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें, आप और जफर इस्लाम साहब, बहुत माफी के साथ आपसे मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वो अपने बजट भाषण में इस नीति की व्यापक रूपरेखा देने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा ये 1 साल 2 साल बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।